हेलो क्लास 12th। तो नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हमारी जो अगली अभिक्रिया है वो है नाइट्राइट समूह द्वारा प्रतिस्थापन। हम दो अभिक्रियाओं के बारे में अभी बात करेंगे, एक है नाइट्राइट समूह द्वारा प्रतिस्थापन और दूसरी है नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन दोनों एक जैसे ही होते हैं, यानी नाइट्राइट समूह जो है वो भी आपका NO2 होता है और नाइट्रो समूह भी NO2 होता है। अंतर यह है कि नाइट्राइट समूह जब होगा तो उसमें जो बंध बनेगा यानी जो एल्किल समूह जुड़ेगा वो NO2 के ऑक्सीजन द्वारा जुड़ेगा, इसीलिए नाइट्राइट समूह को हम ONO कहते हैं। और नाइट्रो समूह में जो बॉन्ड बनेगा एल्किल समूह के साथ वो नाइट्रोजन द्वारा बनेगा, इसको हम ऐसे दिखाते हैं NO2 के रूप में। ठीक है ना। तो फॉर्मूला दोनों का एक ही होता है। देखिए इसमें भी एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन, इसमें भी एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन है, केवल इनकी संरचनाओं में डिफरेंस है और बंध बनाने की प्रकृति पर अंतर है। यहां जो एल्किल समूह के साथ बंध बनेगा वो ऑक्सीजन के द्वारा बनेगा, यहां जो एल्किल समूह के साथ बंध बनेगा वो नाइट्रोजन द्वारा बनेगा। तो नाइट्राइट समूह द्वारा जब प्रतिस्थापन होता है तो हम कहते हैं कि जब हम किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, यानी जब कोई एल्किल हैलाइड है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइट के साथ की जाती है, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ की जाती है, तो एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होता है, के साथ की जाती है, तो एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होता है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे अगर पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कराओगे तो साइनाइड बनेंगे और यदि AgCN के साथ क्रिया कराओगे तो आइसोसाइनाइड बनेंगे। वैसे यहां पर भी है, आपके पास कोई RX, कोई एल्किल हैलाइड है, इसकी क्रिया हम KNO2 के साथ करा रहे हैं, या इसी RX की क्रिया हम सोडियम नाइट्राइट के साथ करा रहे हैं, NaO N डबल बॉन्ड O, NaNO2 है होने को, लेकिन इसको हम लिखते इस तरीके से हैं। तो जब हम इनकी क्रिया कराते हैं तो ये जो नाइट्राइट समूह है ये इस हैलोजन का स्थान परिवर्तित कर देता है, यानी यहां पर बन जाएगा RO N डबल बॉन्ड O प्लस KX। ऐसे यहां आपका प्रतिस्थापन पूरा जो नाइट्राइट समूह है वो इस हैलोजन को प्रतिस्थापित करेगा, तो यहां भी वही बनेगा RO N डबल बॉन्ड O, यानी RNO2 बनेगा और NaX बाहर हो जाएगा। तो आप इसकी जगह पर कोई भी एल्किल समूह ले सकते हैं, कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, जैसे CH3, CH2, Cl। इसकी क्रिया हम पोटेशियम नाइट्राइट के साथ करा रहे हैं, KNO2। तो जब क्रिया कराएंगे तो क्लोरीन को नाइट्राइट समूह प्रतिस्थापित करेगा, तो हमारा यौगिक बनेगा CH3, CH2O N डबल बॉन्ड O प्लस KCl। तो ये नाइट्राइट समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अब जब नाइट्रो समूह द्वारा हम प्रतिस्थापन करेंगे तो यहां पर हम पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? हम सिल्वर नाइट्राइट का प्रयोग करते हैं। जब सिल्वर नाइट्राइट का प्रयोग करेंगे तो नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है, इसलिए मैं सीधे हम लिखते हैं कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 के साथ की जाती है तो नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है ना। नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। अब देखिए किस तरीके से यह अभिक्रिया होगी। हमारे पास कोई RX एल्किल हैलाइड है,
इसकी क्रिया हम सिल्वर नाइट्राइड से करा रहे हैं। सिल्वर नाइट्राइड का सूत्र इस तरीके का होता है AgNO2। तो ये जो नाइट्रो समूह है इस हेलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और हमारा यौगिक बनता है नाइट्रो एल्केन प्लस AgX, है ना। तो ऐसे ही एल्किल हैलाइड आप कोई भी ले सकते हो, जैसे हमने लिया CH3 CH2 CH2 Br प्लस इसकी क्रिया हम AgNO2 से करा रहे हैं, Ag N डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O। तो ये NO2 समूह इस ब्रोमीन को प्रतिस्थापित कर देगा और हमारा यौगिक बनेगा CH3 CH2 CH2 N डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O। इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोप्रोपेन। नाइट्रोप्रोपेन, है ना। तो यहां नाइट्रोप्रोपेन का या नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। नाइट्राइट समूह तब जुड़ेगा जब आप पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कराओगे, और नाइट्रो समूह अगर आपको लाना है किसी यौगिक में तो आप सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं थी जो हमने अभी पढ़ी। इनकी क्रियाविधियां या तो SN1 क्रियाविधि द्वारा होगी या SN2 क्रियाविधि द्वारा होगी, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया जो कि है विलोपन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया हमने पढ़नी थी विलोपन अभिक्रिया। ये बीटा विलोपन अभिक्रिया है जिसको दूसरा नाम दिया जाता है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। विहाइड्रोहेलोजनीकरण, देखो वी माने बाहर निकलना, हाइड्रो माने हाइड्रोजन, हेलोजन माने हेलोजन आपका। तो ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों बाहर निकलते हैं। तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया है, या जिसको हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया क्या है, ये कहता है कि जब किसी बीटा हाइड्रोजन युक्त, पहले आप अभिक्रिया को समझना कि जब किसी बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड जिसको हम कहते हैं, एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक, याद रखना, को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH विलयन के साथ गर्म करते हैं। विलयन के साथ गर्म करते हैं, यानी हमारे पास बीटा हाइड्रोजन वाला कोई एल्किल हैलाइड है जिसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म कर रहे हैं। तो जो बीटा कार्बन परमाणु से एक प्रोटॉन, अब हमने प्रोटॉन कहा तो प्रोटॉन का मतलब होता है H पॉजिटिव, एक प्रोटॉन का विलोपन होता है। तो जो बीटा कार्बन परमाणु है उस बीटा कार्बन परमाणु से एक प्रोटॉन का विलोपन होता है, और साथ ही अल्फा कार्बन से हैलोजन का विलोपन होता है। हैलोजन का विलोपन होता है और एल्कीन बनती है। तो यदि किसी एल्किल हैलाइड में बीटा हाइड्रोजन अगर उपस्थित है और हम बीटा हाइड्रोजन युक्त किसी भी एल्किल हैलाइड को जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करते हैं तो बीटा कार्बन परमाणु जो होगा उससे एक प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव बाहर निकलता है, और साथ ही जो अल्फा कार्बन परमाणु है उससे हैलोजन का विलोपन होता है और उसके फलस्वरूप एक एल्कीन का निर्माण होता है, ठीक है ना। किस तरीके से देखिए अभिक्रिया होती है, मैं इस अभिक्रिया को आपको बताता हूं। ये अभिक्रिया जैसे सपोज करो CH3 CH2 Cl,
जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला बीटा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो बीटा हाइड्रोजन। अब इसकी क्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं, उसका एल्कोहलिक विलयन। तो आपको पहले ही कहा गया जो बीटा कार्बन है उससे एक प्रोटॉन बाहर निकलेगा, अल्फा से हेलोजन बाहर निकलेगा। अगर मैं इसको इस तरीके लिख दूं, ये एक हाइड्रोजन अलग से दिखा दिया, तो बीटा से आपका एक प्रोटॉन बाहर हो गया, प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव, और यहां से Cl नेगेटिव बाहर हो गया, तो हमारा HCl बाहर हो गया एक अणु पूरा। और क्योंकि प्रोटॉन बाहर निकल रहा है तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आपका एल्कीन बनती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी एल्कीन बनी, है ना। इसी तरीके से जैसे कोई यौगिक इससे भी बड़ा यौगिक हो सकता है, CH3 CH2 CH2Br, इसकी क्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक विलयन के साथ करा रहे हैं। तो ये जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो अल्फा, उसके बगल वाला बीटा। अब बीटा पर कितना हाइड्रोजन है? 2, तो बीटा से एक हाइड्रोजन निकल गया, अल्फा से Br बाहर हो गया, तो हमारा HBr बाहर निकल गया सीधे सीधे, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हमारा यौगिक बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आपकी क्या बनेगी? प्रोपीन। तो एल्कीन का निर्माण होता है। यह आपका विलोपन अभिक्रिया है। अब विलोपन अभिक्रिया के अंतर्गत ही एक सेटजेफ नियम आता है, सेटजेफ नियम। ये हम कक्षा 11 में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सेटजेफ रूल आता है, ये कहता है कि यदि किसी एल्किल हैलाइड में 2 बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हो, यदि किसी एल्किल हैलाइड में, यदि किसी एल्किल हैलाइड में 2 बीटा हाइड्रोजन या 2 स्थानों पर बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हों, बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हों, तो बनने वाली उस एल्कीन को वरीयता दी जाती है, बनने वाली उस एल्कीन को वरीयता दी जाती है, वरीयता दी जाती है जो अधिक एल्किल प्रतिस्थापी हो, जो अधिक एल्किल प्रतिस्थापी हो। अब कैसे देखिए इसको समझना कि हमारे पास एक ऐसा यौगिक है, देखिए, जिसमें 2 बीटा हाइड्रोजन है, CH3 CH CH3 Cl। अब देखना, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो अल्फा, इसके बगल वाला ये भी बीटा और ये भी बीटा, दोनों बीटा है ना। तो ये कहता है जब 2 बीटा, यहां पर तो दोनों बीटा सेम है, ये भी CH3 है ये भी CH3 है, लेकिन अगर 2 बीटा पोजीशन हो अलग अलग प्रकार की, तो ये कहता है कि बनने वाली उस एल्कीन को वरीयता दी जाती है जो अधिक प्रतिस्थापी हो। ये तो सम्मित है ना। जैसे इसी में एक एग्जांपल और देता हूं आपको, CH3 CH2 CH Cl CH3। अब यहां पर आप देखना, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो अल्फा, उसके बगल वाला ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, यानी हाइड्रोजन जो प्रोटॉन का विलोपन हो रहा है वो यहां से भी हो सकता है और यहां से भी हो सकता है। तो हम दोनों अभिक्रियाएं करके देखते हैं। देखिए, यहां भी हम एल्कोहलिक KOH से क्रिया करा रहे हैं और यहां भी हम एल्कोहलिक KOH से क्रिया करा रहे हैं। तो पहली बार इस बीटा से निकालते हैं, दूसरी बार इस बीटा से। तो जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, यानी हमारा यौगिक बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl हो गया ना। अब हम इस बीटा से हाइड्रोजन को निकालते हैं, तो क्या बनेगा? देखिए, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, यानी हमारा यौगिक बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहां बना ब्यूट 1 इन और यहां बना आपका ब्यूट 2 इन। अब 2 उत्पाद बन रहे हैं आपके। मुख्य उत्पाद कौन होगा? वो कहता है जो अधिक प्रतिस्थापी हो। अब ये ध्यान रखना, इतना हिस्सा एल्कीन है, क्योंकि जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो एल्कीन कहलाती है। ये एल्कीन है। इस एल्कीन में यहां भी प्रतिस्थापन हो रखा है और इधर भी प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन कितनी जगह हो रखा है? 2। ये हिस्सा एल्कीन का है, जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं वो एल्कीन कहलाते हैं।
अब यहां देखिए, यहां प्रतिस्थापन केवल एक ही ओर हो रखा है, केवल लेफ्ट हैंड साइड सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यहां लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों ओर सब्स्टिट्यूशन हो रखा है। तो ये नियम क्या कहता है, उस एल्कीन को वरीयता दी जाती है जो अधिक एल्किल प्रतिस्थापी हो। तो ये अधिक एल्किल प्रतिस्थापी है, इसीलिए ये दीर्घ उत्पाद कहलाता है। मेजर प्रोडक्ट जो ज्यादा मात्रा में बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट कहलाता है, लघु उत्पाद। ठीक है ना। ये 80% इसकी यील्ड है, इसकी प्राप्ति अगर 80% है तो ये केवल 20% होगी। तो ज्यादा मात्रा में कौन सी एल्कीन बनेगी, जो अधिक एल्किल प्रतिस्थापी हो। तो ये सेटजेफ नियम कहलाता है। तो आज हमने विलोपन अभिक्रिया, सेटजेफ नियम और प्रतिस्थापन की कुछ अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। बाकी सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू।